My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions on the topic of quadrilaterals and polygons that have appeared in SRCGB examination. Start करते हैं सेशन एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल. यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT. सो विद दैट स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रिलेटरल्स और उसके बाद में फिर वील बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन पॉलीगॉन्स. So first question, ratio of areas of a square and a square on its diagonal, ratio of areas of a square and a square on its diagonal क्या होगा? Okay, area of a square and a square on its diagonal. So let us assume, सबसे आसान चीज़ क्या है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि अल्टीमेटली हमें निकालना है रेशियो, तो एज्यूम कर सकते हो कोई भी साइड. फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देयर इज स्क्वायर ऑफ 1 यूनिट साइज, 1 यूनिट साइड, since all sides are equal in a square, and then square on its diagonal. So area of this square will be equal to 1 square, which is equal to 1 only, and length of the diagonal, length of the diagonal will be 1 root 2 or root 2 basically. So square on its diagonal का area क्या होगा? All sides will be equal to root 2. So area of that will be root 2 whole square. So 1:2 will be our answer. Option C. ठीक है. Next question. Parallel lines are drawn on a rectangular piece of paper. The paper is then cut along each of the lines, forming an identical rectangular strips. If the strips have same ratio of length to width as the original paper, then what will be that ratio? लेंथ टू विड्थ का रेशियो हमारा चेंज नहीं हो रहा है इवन आफ्टर कटिंग. इनिशियली हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पेपर था, ठीक है, और फॉर दैट पेपर लेट अस अज्यूम कि लेंथ इज इक्वल टू L एंड विड्थ इज W. दैट पेपर इज कट इन n पीसेज. और कट कहाँ पे बनाया हमने? ईच ऑफ, देन कट अलोंग ईच ऑफ द लाइंस फॉर्मिंग एन आइडेंटिकल, देन कट अलोंग लेंथ होगा, ठीक है, लेंथ मेंशन नहीं है, कट अलोंग द लेंथ. Okay, so n pieces are cut in total. Total n pieces. So now width of one piece will be equal to L upon n, और total length L हो जाएगी. Isn't it so? So length by width का ratio तो अभी भी same ही रहेगा. So initially that ratio is L by W. Ratio of length by width is L by W for the initial paper. And after the cut pieces, अब एक piece को हमने उठा लिया. So for that piece length is equal to W now, and width is equal to L upon n. So these two should be equal. L by W will be equal to W upon L by n. है कि मल्टीप्लाई कर दो तो L स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल टू W स्क्वायर. और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ. व्हाट इज दैट रेशियो? सो L स्क्वायर बाई W स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू n, स्क्वायर रूट ले लो, तो L अपॉन W विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इज टू 1. स्क्वायर रूट ऑफ 1 वैल्यू आ गया, तो यानी कि दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइड बाई 1. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Consider a trapezium PQRS in which PQ is parallel to RS. Trapezium क्या हुआ? Two sides are parallel, other two sides are different. So PQ is parallel to RS. Point E internally divides RS in equal parts, and PQRE forms a parallelogram. The area of triangle PSE is 37 cm square. Then find the area enclosed by the shape PQRS. तो PQ and RS are parallel, and E divide कर रहा है internally side RS in equal parts. तो EQ definitely, और फिर PQRE हमारा एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम यानी कि ऑपोजिट साइड विल बी इक्वल. ठीक है, ऑपोजिट साइड हमारी इक्वल होंगी, और ई को डिवाइड कर रहे हैं आर एस, ई से आर एस को डिवाइड कर रहे हैं, देन पी क्यू एंड आर ई. अगर ऑपोजिट साइड हमारी इक्वल है यानी कि पी क्यू एंड आर ई विल बी इक्वल, क्योंकि डायग्राम बनाने में ये बातें ध्यान में रखनी है. तो क्लियरली पी क्यू विल बी स्मॉलर साइड. पी क्यू मस्ट बी स्मॉलर साइड. पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल. पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है, पर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले ये भी इंपॉर्टेंट था कि कौन सी साइड हमारी लार्जर होगी, कौन सी स्मॉलर होगी. नाउ ई डिवाइड कर रहा है आर एस को इन इक्वल पार्ट्स, एंड पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम.
and in a parallelogram opposite sides are equal, यानी कि PQ will be equal to RE or QR will be equal to P. Okay, E is such a point that PQ is equal to RE. So let us say this is E. So PQRE will be a parallelogram. यानी PQ is parallel to RE and QR is parallel to PE. Additionally, PQ will also be equal to RE and QR will be equal to PE. So this is about it. Now area of triangle PSE is 37 centimeter square and we need to find out area enclosed by the shape PQRS, यानी कि पूरे ट्रेपेजॉइड का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, जबकि हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSE. ठीक है, सो एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो एरिया से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हमें हाइट के लिए इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. बेस की वैल्यू भी पता नहीं है, निकालने की जरूरत भी नहीं, हमें अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है एरिया. सो बेसिकली 1/2 इंटू SE into height, this is equal to 37. Okay, clear? Second, PQRE, ठीक है, area of triangle PSE, that is 37 centimeters. Find the area enclosed by the shape PQRS. Okay, so area of PQRS will be equal to 1/2 into sum of parallel sides, make it PQ plus RS multiplied by height, the distance between the parallel sides, that is equal to H. Okay, एंड E इज डिवाइडिंग, एक लाइन मिस कर दी थी जो ध्यान से पढ़ना चाहिए था कि RS को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि SE इज इक्वल टू ER ऑल्सो. SE and ER are also equal. So if SE is equal to 1 units, ER is also equal to 1 units, PQ is also equal to 1 units. ठीक है, सो PQ प्लस RS करना है. सो बेसिकली PQ विल बी इक्वल टू, जब SE इक्वल टू ER है और ER इक्वल टू PQ है तो SE इज ऑल्सो इक्वल टू PQ. तो 1/2 इंटू PQ विल बी इक्वल टू SE and RS is equal to basically 2 times SE multiplied by height. This will be 3/2 times SE into H, or 1/2 times SE into H is 37. So this will be 3 into 37 and hence 111 centimeter square. Option B will be the answer. Clear? क्योंकि इक्वल मेंशन नहीं होता तो फिर आइडेंटिफाई हम कर ही नहीं पाते कि आंसर क्या होगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, पर इतना करने की ऐसे ज़रूरत नहीं थी. जैसे ही हमें आइडेंटिफाई हो गया, डायग्राम हमने बनाया, और once we have drawn the diagram, now we know that this is equal to this, and since this is a parallelogram, PERQ is a parallelogram, so this is also equal to this. ठीक है, so all three are equal, isn't it so? अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक नई लाइन ड्रॉ कर दें, लेट अस से वी ड्रॉन द डायगोनल, सो PSERQ, तो हमने डायगोनल QE ड्रॉ किया. So once you drawn the diagonal QE, so area of this triangle PSE will be equal to area of this triangle, will be equal to area of this triangle, because for all these three triangles height is also equal and base is also equal. So all these three triangles are basically congruent. तो इनका एरिया भी सेम होगा. Area of one of the triangles is 37, so area of the second triangle will also be 37, for the third also 37, so total area will be 37 into 3, that is 111 centimeter square. Clear है बात? Okay, next question. A rhombus has a perimeter of 40 centimeter. The line joining the midpoints of two adjacent sides is 6 centimeter long. To find the area of the rhombus. The rhombus has all four sides equal and diagonals cut at a right angle. Diagonals bisect at a right angle. Okay. And question is saying perimeter 90, perimeter 40 है. So if perimeter is equal to 40 for the rhombus, all sides of rhombus are equal. So if side length is A, तो 4A is equal to 40, यानी कि A is equal to 10 आ गया. तो one side length is equal to 10. And line joining the midpoints of two adjacent sides is 6 centimeter long. So to say this is the midpoint of first side, this is the midpoint of second side. So this length here, this total length will be equal to
6 centimeter. Okay, and this total length is equal to 10. So since these are midpoints, अगर ABCD नेम कर दें तो in ABCD, E is midpoint of AB, F is midpoint of AD, so AE is equal to 5, AF is also equal to 5, and we need to find out area of the rhombus. ठीक है, एरिया ऑफ द रhombus फाइंड आउट करना है. सो या तो एक तरीका ये हो सकता है कि यू कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल AEF, सिंस मिड पॉइंट्स हैं E एंड F, तो EF विल बी पैरेलल टू BD. EF और BD पैरेलल होंगे, सो ट्राइंगल AEF विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABD. सो एरिया का रेशियो क्या होगा? एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरियाज का रेशियो विल बी स्क्वायर ऑफ साइड्स का रेशियो. और साइड हमारी क्या है? मिड पॉइंट है E, तो AE इज 1/2 ऑफ AB, सो दिस विल बी AE अपॉन AB होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 होगा. अब हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, ट्राइंगल AEF का एरिया निकाल लेंगे, उसका 4 टाइम्स करेंगे, दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. और फिर फर्दर सिमिलरली ट्राइंगल ABD का जो एरिया है वही BCD का एरिया होगा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF अगर x यूनिट आता है, तो टोटल एरिया ऑफ ABCD विल बी इक्वल टू 8x. 8x, 4x फॉर ABD, 4x फॉर BCD, टोटल एरिया 8x आ जाएगा. तो एक मेथड ये हो सकता है काउंट करने का, कैलकुलेट करने का. ठीक है, तो 5 5 6 आ गया. और जैसे ही इस ट्राइंगल को देखोगे तो बेसिकली हमारा क्या है, बड़ा ही प्यारा सा ट्राइंगल है. दिस इज 5, दिस इज 5, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. सो मीडियन विल बी परपेंडिकुलर इन द आइसोसेलेस ट्राइंगल, है कि नहीं? सो दिस विल बी 3, दिस विल बी 3, तो 3 4 5 वाला ट्राइंगल बन गया. तो हाइट विल बी इक्वल टू 4. सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी बेसिकली इक्वल टू x विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू 4, एंड दैट इज इक्वल टू 12. तो आंसर हमारा आ जाएगा 8 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस कुड बी वन वे टू हैंडल दिस क्वेश्चन. एक तरीका ये हो सकता है. ठीक है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि फोकस ऑन दिस ट्राइंगल ABD, एंड इन ट्राइंगल ABD E एंड F आर मिड पॉइंट्स. मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दो. EF will be parallel to BD and length of EF will be half that of BD. So EF is equal to 6, तो BD will be equal to 12. तो एक डायगोनल का हमें लेंथ पता चल गया. ठीक है, now one side is equal to 5. Now diagonals bisect each other at right angles. ठीक है, so in this triangle, let us say this point is equal to O. So in triangle ABO हमें हाइपोटेन्यूज का लेंथ पता है, हमें BO का लेंथ पता है, बिकॉज BO will be equal to 6. एक सेकेंड 10 है टोटल, 10 है. 5 तो हाफ था हमारा, 5 तो हाफ था. सो दिस वॉज 5, दिस टोटल इज 10. सो वी नो द लेंथ ऑफ AB, और हमें लेंथ BO का भी पता है, तो यहाँ से AO का लेंथ आ जाएगा. हाइपोटेन्यूज इज 10, बेस इज 6, तो हाइट विल बी इक्वल टू 8 6 8 10. अप्लाई कर दोगे सीधे सीधे. और 8 क्या है? 8 इज बेसिकली हाफ द डायगोनल, बिकॉज डायगोनल को बाइसेक्ट हुआ है. टोटल डायगोनल हमारा क्या होगा? 16 होगा. सो वन डायगोनल इज इक्वल टू D1 लेट अस से इक्वल टू 16 एंड D2 लेट अस से इज इक्वल टू 12. तो डायगोनल्स की लेंथ पता चल गया, और एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी 1/2 इनटू 16 इनटू 12 which is equal to 96. So this could be the second method to find out the area. Clear है? Okay. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Find the value of the expression 800 plus 7n minus n square, where n centimeter is the length of one diagonal of a quadrilateral whose opposite sides are parallel. So the quadrilateral whose opposite sides are parallel. कौन सा quadrilateral होता है जिसका opposite sides parallel होंगे? Parallelogram. So this quadrilateral is a parallelogram. Okay, and adjacent sides of the quadrilateral are 3 centimeter and 4 centimeter. Adjacent sides are 3 centimeter and 4 centimeter, and one diagonal is 1 centimeter. Okay, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमने इतना भी देखा कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हमारी दो साइड्स हैं, 1 सेंटीमीटर डायगोनल है. अब इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करो, हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 800 plus 7n minus n square. ओके, और ऑप्शंस हैं 3648, 196, 256 एंड 800. बहुत डिफरेंस ऑप्शंस में. बेसिकली दिस इज 800 प्लस n कॉमन ले लिया, तो n इंटू 7 माइनस n. फोकस ऑन दिस पार्ट.
एन क्या है, एन हमारा है लेंथ इन सेंटीमीटर्स, जबकि ऑलरेडी हमें पता है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, जो पैरेललोग्राम है, फॉर दैट पैरेललोग्राम साइड लेंथ आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, और फिर साथ में एक डायगोनल की लेंथ हमारी 1 सेंटीमीटर है, तो हमें ये पता है दूसरे डायगोनल की लेंथ ज़्यादा होगी, इट विल बी मोर देन 4 सेंटीमीटर, बट फिर भी कितनी ज़्यादा होगी, फिर भी कितनी ज़्यादा होगी, क्या ये हमारी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, या 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, या 40 सेंटीमीटर, बहुत लार्ज वैल्यू होगा क्या, ठीक है। सो क्योंकि ऑप्शन हमें क्या गिवन है, ऑप्शन है 800, 256, 196, 3648, तो चांसेस आर ये जो वैल्यू है हमारा ये होगा 10, 15, 12 के आसपास की वैल्यू होगा, और अगर वैसा वैल्यू पुट करोगे तुम n इंटू 7 माइनस एन में, तो हमारा वैल्यू क्या आने वाला है, उस केस में हमारा वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी स्लाइटली लेस देन 800, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल वैल्यू हमारा 7 ही हो गया, तो फिर आंसर हमारा 800 आ जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, तो यहाँ से ही सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देख के ये बात समझ में आती है कि आंसर हमारा अदर देन ऑप्शन डी कोई भी और ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। 3648 तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर n इंटू 7 माइनस एन को ऑब्जर्व करते हो, बिकॉज n इंटू 7 माइनस एन अगर तुम अलजेब्रा में फैमिलियर हो तो इसे ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कई बार तुम अगर ऑब्जर्व कर पाते हो तो सीधे से आंसर मार्क करोगे, ऑप्शन डी आगे बढ़ जाओगे। इस क्वेश्चन का कोई भी और आंसर पॉसिबल नहीं है, इतना सब्ट्रैक्ट हम कर नहीं पाएंगे कि 196 3 256 तक पहुंच जाए, क्योंकि उसके लिए हमें n की लेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए, n शुड बी वेरी हाई, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द गिवन कंडीशंस, विद द गिवन कंडीशंस, और 3648 तो कभी भी पॉसिबल नहीं है n की किसी वैल्यू के लिए, बिकॉज ग्राफ हमारा n इंटू 7 माइनस एन का बनेगा विल बी लाइक दिस विथ क्रिटिकल पॉइंट्स 0 एंड 7, है कि नहीं, तो 0 पे कट करेगा और 7 पे कट करेगा, अब n ऑब्वियसली नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट 3.5 बिटवीन 0 एंड 7, तो सम ऑफ द रूट्स डिवाइड बाई 2, 3.5 वैल्यू क्या आएगा, 3.5 इंटू 3.5 दैट विल बी 12.25, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 12.25, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैन बी 812.25, कैन नॉट बी 3648 फॉर एनी वैल्यू, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी के अलावा कुछ भी और होना पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर इतना भी ऑब्जर्व कर लिया इस क्वेश्चन में, तो समहाउ ये जो अलजेब्रा यूज़ किया है इन्होंने, ये क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के बजाय ईजी करता है, आसान करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक्चुअल में सॉल्व करते हैं कि हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम, साइड आर 3 and 4, let us say this is equal to 3, this is equal to 4, so this diagonal will be the smaller one, and this is equal to 1, and this is the longer diagonal, इसका लेंथ पता नहीं है, let us assume कि ए बी सी डी this is, and this point is O, so let us say BD is equal to X, and AO will be, since diagonals है पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करेंगे, so AO will be equal to 1/2, BD 2x है और AO is equal to 1/2, now we need to find out value of BD, कैसे फाइंड आउट करें, since diagonals बाइसेक्ट करते हैं तो BO will be equal to DO, AO will be equal to OC, so focus on this triangle, triangle ABC, मिड पॉइंट है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो क्या हम यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट द लेंथ, बिकॉज हमें AB पता है, BC पता है, AC पता है, तो वी कैन फाइंड आउट लेंथ ऑफ BO यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, एंड एज पर अपोलोनियस थ्योरम, नेक्स्ट पेज पे पहले लिख लेते हैं अपोलोनियस थ्योरम फॉर योर रिवीजन, अपोलोनियस थ्योरम, if there is a triangle ABC, and in the triangle ABC we are drawing median AD, AD is the median, so BD is equal to CD, okay, in that case we can say that 2 times of AD square plus BD square, ठीक है, सिंस BD और CD तो इक्वल है, तो BD स्क्वायर लिखो, CD स्क्वायर लिखो, बात है कि 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सेम प्रोसेस करेंगे इन अवर क्वेश्चन, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑन विच दैट मीडियन इज ड्रॉन, ठीक है, स्क्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, सो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो 2 टाइम्स ऑफ BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर is equal to AB square plus BC square, and AB square is 3 square, BC square is 4 square, so 2 times of BO square plus AO is equal to 1/2, so 2 times of 1/2 square यानी 2/4, 0.5, and this is 25, so 2 times of BO square comes out to be equal to 25 minus 0.5, 24.5, और क्वेश्चन क्या पूछा आपसे,
एन की वैल्यू अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो बी ओ क्या है हमारा, टोटल लेंथ एन है, सो बी ओ इज एन बाई टू, टू टाइम्स ऑफ एन बाई टू स्क्वायर इज 24.5, तो 2n स्क्वायर बाई 4 और n स्क्वायर बाई 2 इज 24.5, n स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड हेंस n मस्ट बी इक्वल टू 7। तो ऑप्शन डी हमारा 800 क्लियर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये तो हो गया सॉल्व करने का तरीका। बट कई बार क्वेश्चन में अगर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है और क्लियरली दिख रहा है कि हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन डी पॉसिबल है, कोई और आंसर पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वैल्यू इतनी लार्ज हो नहीं सकती, 3648 तो नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, इम्पॉसिबल है, ठीक है। और डेफिनेटली 196 256 पहुंचने के लिए एन का वैल्यू बहुत लार्ज होना चाहिए, अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, कंसिडरिंग जो हमें डायमेंशंस गिवन है, अगर यहाँ पे 30 40 लंबी डायमेंशन गिवन है तो शायद पॉसिबल होता, बट नॉट फॉर दीज वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। PQRS is a quadrilateral with side PS is equal to 7 cm and QR is equal to 11 cm. Angles SPQ and QRS are both right angles. If E and F are points on PQ and RS respectively, and QE is twice SF, SF is equal to n cm and n is an integer, then what is the value of n such that area of quadrilateral EQFS इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है लैंग्वेज को भी पढ़ के, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को बाद के लिए रखना चाहिए, बिल्कुल भी बीच में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज वी हैव नो आइडिया कि व्हाट इज दैट क्वाड्रिलेटरल। गिवन क्या है हमें, साइड लेंस गिवन है पी एस एंड क्यू आर, ठीक है, पी एस एंड क्यू आर। और पी एस और क्यू आर क्या है, देखो पी एस में पी और एस आ रहा है, क्यू आर में क्यू आर आ रहा है, तो दोनों अपोजिट साइज है, ठीक है, अपोजिट साइज है। तो अपोजिट साइज अगर अनइक्वल है यानी कि दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, नॉट अ स्क्वायर, नॉट अ रेक्टेंगल, तो ये कुछ अलग ही फिगर है। Additionally, angles SPQ and QRS are both right angles. तो two angles are right angles. Again, angles भी कौन से हैं, एंगल P एंड एंगल R। तो अपोजिट एंगल्स हैं जो कि राइट एंगल्स हैं, बट अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल नहीं है। तो डायग्राम थोड़ा सा प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा यहाँ पे, बट कुछ अलग डायग्राम बनेगा, ठीक है। सो डायग्राम भी ध्यान से बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले ड्रॉ किया SPQ, लेट अस से दिस इज SPQ, तो P इज राइट एंगल, दिस इज S, दिस इज P एंड दिस इज Q। नाउ SP इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वल टू 7। अब QR हमें ड्रॉ करना है 11, और साथ में ध्यान रखना है कि QRS विल ऑल्सो बी अ राइट एंगल, ठीक है। तो QRS विल बी अ राइट एंगल। तो कैसा डायग्राम ड्रॉ करें थोड़ा सा, क्योंकि PQ एंड SR विल नॉट बी पैरेलल, क्योंकि पैरेलल हो जाएंगे तब फिर हमें पैरेललोग्राम बन जाएगा, और पैरेललोग्राम बन जाएगा साइड्स इक्वल होंगे, साइड्स इक्वल है नहीं यहाँ पे, क्योंकि पैरेलल बना दोगे फिर उसके बाद राइट एंगल भी तो बनाना है ना, तो दैट इज वाई दिस विल पैरेललोग्राम। तो पैरेलल तो नहीं होगा, ठीक है। सो समवॉट कुछ कुछ डायग्राम ऐसा होगा, लेट अस से थोड़ा राइट एंगल का फील भी तो आना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस से दिस इज द डायग्राम, दिस एंगल इज ऑल्सो राइट एंगल, सो PQRS, QRS is also a right angle, and RQ is equal to 11. E and F are points on PQ and RS respectively, or QE is twice that of SF. Okay, QE, let us say this is point E, and QE is twice that of SF. Let us say this is F. So SF, if that is equal to N, so QE should be equal to 2N. 2N. And then what is the value of N such that area of quadrilateral EQFS is 225 centimeter square. EQFS is 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो राइट एंगल देने का पर्पस क्या है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल का एरिया गिवन है, और एरिया जब भी गिवन हो तो हमेशा कोशिश ये करो या तो सारी वैल्यूज हमें पता चल जाए, सारी की सारी साइड्स की। अगर नहीं पता चल रही, क्योंकि एन दिया है यहाँ पे, हमें साइड्स की वैल्यूज नहीं पता है, SF का वैल्यू नहीं पता है, EQ का वैल्यू ये पता है कि EQ इज डबल दैट ऑफ SF, बट और कुछ कनेक्शन नहीं पता, एन एक इंटीजर है बस इतना पता है। एडिशनली FR क्या है नहीं पता, PE क्या है नहीं पता, बट हमें राइट एंगल्स गिवन है, तो यानी कि राइट एंगल्स कहीं ना कहीं पे हमें एरिया फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। और राइट एंगल कैसे एरिया फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, बिकॉज एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस एरिया इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमेशा सोचोगे कैसे, ठीक है। तो सोचने के लिए कनेक्शंस देखो कि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है। इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, एक एरिया गिवन है क्वाड्रिलेटरल का, और साथ में हमें दो राइट एंगल्स गिवन है, और कुछ हमें साइड लेंस गिवन है, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल फोकस ऑन SPE ट्राइंगल, सो इन SPE ट्राइंगल SP, सिंस SP इज परपेंडिकुलर टू PE, SP हमारा हाइट हो जाएगा फॉर द ट्राइंगल, अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है SPE का, है कि नहीं, है कि नहीं, ये बात क्लियर है। सिमिलरली इफ यू फोकस ऑन QRF ट्राइंगल, हमें चाहिए नहीं है क्योंकि QRF से हेल्प मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो भी देखना पड़ेगा, बट अगर चाहिए होगा तो इन QRF ट्राइंगल हमारे पास QR का हाइट गिवन है, QR विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ QRF,
है कि नहीं, बिकॉज क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू आर एफ, इजंट इट सो? नाउ अगर आर एफ के परपेंडिकुलर है तो क्यू आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एस एफ, इजंट इट सो? बिकॉज एस एफ आर इज द सेम लाइन, एस आर इज द सेम लाइन, एस आर के परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर, तो एस एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। सो फॉर अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें जिसका कि बेस एस एफ हो, तो फॉर दैट ट्रायंगल हमें हाइट पता है, उसका एरिया हम फाइंड आउट कर पाएंगे एस एफ को कंपेयर करके, यानी एस एफ की वैल्यू एन गिवन है, एन पुट कर देंगे बेस की जगह पे, हाइट की जगह पे हम लेंथ ऑफ आर क्यू पुट कर देंगे, क्योंकि आर क्यू हमें पता है दैट इज 11, यूज करना पड़ेगा उसको। ठीक है, सिमिलरली हमें अगर हम समहाउ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर पाए जहां पे कि हमें हाइट एस पी मिल जाए, एस पी इज इक्वल टू 7, और बेस हमारा क्या है, बेस पी क्यू में कहीं पे भी हो, तो फॉर एग्जाम्पल ई क्यू कैन बी द बेस, ई क्यू कैन बी दैट बेस, तो ई क्यू के लिए हाइट विल बी इक्वल टू एस पी। ओके, कैसे कर सकते हैं काम? ये काम ऐसे कर सकते हैं कि फिर ड्रॉ, if you draw, let's say, the diagonal SQ. अब जैसे हमने SQ diagonal ड्रॉ किया, so now there are two triangles, one triangle is triangle SQF and another triangle is triangle SQE. अब दोनों का एरिया निकाल के सम करोगे, that will be 225, that will be area of quadrilateral EQFS. अब ट्रायंगल SQF का एरिया क्या होगा? For SQF, height will be equal to RQ, so this will be equal to 1 by 2 into SF into height, that is equal to QR. 1 by 2 into n into 11. Similarly, for triangle SQE, height will be 7 and base is QE, which is equal to 2n. So 1 by 2 into QE into SP. So 1 by 2 into 2n into 7. So this comes out to be 11n by 2. और ये वैल्यू आ रही है हमारी 7n. Sum these two values and that is equal to 225. तो 11n by 2 plus 7n, that is equal to 25n by 2 and that is equal to 225. 25 से 9 टाइम्स जाएगा तो n will be equal to 18. n is equal to 18 हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन ए। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे? ठीक है, कैसे क्या सोचोगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अदरवाइज कैसे क्लिक करेगा ये बात कि तुम्हें एक डायगोनल ड्रॉ करना है, इजंट इट सो? इसलिए ड्रॉ करना पड़ा हमें डायगोनल बिकॉज हमें नोन क्या था, हमें नोन था कि एस पी क्यू इज अ राइट एंगल, हमें नोन था कि एस आर क्यू इज अ राइट एंगल, हमें नोन था पी एस इज इक्वल टू 7, हमें नोन था क्यू आर इज इक्वल टू 11, और हमें गिवन क्या है, हमें एक क्वाड्रिलेटर का एरिया गिवन है, तो उस क्वाड्रिलेटर का एरिया हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, हमें हाइट्स गिवन है बेसिकली, पर्टिकुलर हमें अगर एस पी का वैल्यू गिवन है, आर क्यू का वैल्यू गिवन है, तो हमें हाइट्स गिवन है, और उन हाइट्स का हम यूज कब कर पाएंगे, एरिया में कर पाएंगे, और एरिया ही हमें अल्टीमेटली टोटल क्यूमुलेटिव गिवन है, तो उसको दो पार्ट से ब्रेक किया, एक पार्ट जिसके लिए हाइट बनाया हमने आर क्यू, एक पार्ट जिसके लिए हाइट बनाया हमने एस पी, बट अदरवाइज देयर वाज नो अदर वे टू नो कि एस एफ का वैल्यू क्या होगा और क्यू ई का वैल्यू क्या होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The sides PQ and SR of a trapezium PQRS are parallel with PQ being the smaller side. तो PQ is the smaller side and trapezium है हमारा PQSR parallel है। ठीक है, तो डायग्राम इजीली बन जाएगा बिकॉज PQ and SR are parallel. ओके फाइन। सो कुछ कुछ ऐसा डायग्राम होगा, P Q R and S. PQ is parallel to RS and PQ is the smaller side. Parallelogram PQRT is formed. PQRT is a parallelogram. ठीक है, लग नहीं रहा पैरेललोग्राम, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि पी टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तुम ही मान लेना। नाउ 10 इंटू एस टी इज गिवन एज 3 इंटू आर एस, 10 टाइम्स ऑफ लेंथ एस टी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर एस। तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट दैट आर एस अपॉन एस टी विल इक्वल 10/3। तो रेशियो ऑफ आर एस एंड एस टी इज गिवन एज 10/3। क्योंकि अल्टीमेटली हमें रेशियो ही फाइंड आउट करना है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि लेट से एस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है, लेट से दिस इज इक्वल टू 3, वरना 3x मान लेते हैं, पर 3 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3x मानने की क्या जरूरत है। ठीक है, और आर एस इज इक्वल टोटल आर एस इज इक्वल 10। So if RS is 10, ST is 3, तो TR will be 7 यूनिट्स। ये ध्यान रखना है क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने इनकी वैल्यूज 3 एंड 7 मान लिया, अदरवाइज 3x एंड 7x मानते, 10x मान लेते। ठीक है, और फिर हमें पता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QTS। ठीक है, तो QTS फाइन।
फॉर क्यू टी एस एज वेल एज एस पी टी, फॉर बोथ दीज ट्राइंगल्स हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है पी क्यू एंड एस आर, ठीक है। तो क्यू टी एस, ट्राइंगल क्यू टी एस एंड ट्राइंगल पी एस टी, area of both these triangles will be equal because both triangles के लिए base is equal and height is also equal because both triangles are between two parallel lines, तो height equal है और base भी equal है, तो since base and height both are equal तो area will be equal and that will be equal to 1 by 2 into base, which is st, which is equal to 3 in this case, into height. Let us say height is equal to h, 1 by 2 into 3 into h. This will be area of triangle QTS. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस क्या होगा? पी क्यू आर टी पैरेललोग्राम है, तो अगर आर टी 7 है तो पी क्यू भी तो 7 ही होगा. So area of trapezium will be equal to 1 by 2 into sum of parallel sides, यानी कि 1 by 2 into 7 plus 10 multiplied by distance between the parallel sides, which is equal to h. This will be equal to 17h by 2. तो 17h by 2 और 3h by 2 का रेशियो क्या होगा? 17:3. ऑप्शन ए will be the answer. ओके, क्या ये बात क्लियर है? आंसर आ जाएगा हमारा 17:3. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Next question. Area of a square inscribed in a semicircle is to area of the square inscribed in an entire circle. क्या होगा? Square inscribed in a semicircle and square inscribed in a entire circle. ठीक है, अब गिवन नहीं है बट ऐसे क्वेश्चन में एज्यूम कर लो कि रेडियस जो है और रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी सेम फॉर बोथ. ये मेंशन होना चाहिए था कि रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स विल बी सेम. ओके, क्लियर है? तो रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स इज सेम. पहले देखते हैं सेमी सर्कल में एरिया जो स्क्वायर बनेगा उसका साइड लेंथ क्या होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द एरिया. So this is the semicircle. Let us say radius is equal to r. We are drawing a square. All sides are equal. ठीक है, so if this is center of the circle and ABCD is our square, so O is the midpoint of AD also. Symmetrical figure है, ठीक है, तो symmetrical figure है हमारा ABCD, all sides are equal. All sides are equal. So definitely O will be midpoint of AD also. And if O is midpoint of AD, so अगर हम साइड लेंथ A assume करते हैं for this square, if BC is equal to A, क्योंकि स्क्वायर है तो all sides will be equal, so AO will be equal to A by 2. This is right angle. BA is also equal to A. So OB क्या हो जाएगा? OB hypotenuse है for this triangle, or that is equal to R. Apply Pythagoras theorem. So A square plus A square by 4, यानी BA square plus AO square is equal to BO square. तो A square plus A square by 4 is equal to R square. तो 5A square by 4 is equal to R square. और एरिया क्या होगा? एरिया will be equal to A square. तो A square will be equal to 4R square by 5. तो एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर तो मिल गया. सेकंड स्क्वायर की बात करते हैं. Second square is described in an entire circle. So diagonal of that square will be equal to diameter of the circle. If side length is equal to say b, क्योंकि हमें रेडियस सेम रखना है तो साइड लेंथ b मान लेते हैं. So if this is r, टोटल लेंथ 2r हो जाएगा और this is right angle. So b square plus b square is equal to 2r whole square, which is equal to 4r square. यहाँ से r square क्या आ जाएगा? 2b square by 4, which is equal to b square by 2. तो यहाँ से b square will be equal to 2r square. A square is equal to 4r square by 5. B square is equal to 2r square. B square will be area of the second square. तो रेशियो निकाल लो, A square is to B square. 4r square by 5 is to 2r square. R square से R square cancel हो जाएगा. This will be 4 is to 10 और 2 is to 5. 2 is to 5 will be our answer, option C. Okay. Clear है? नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, डिफरेंट ईयर में है बट क्वेश्चन सेम ही है. आंसर विल बी यहाँ पे क्या पूछा है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर. फर्स्ट स्क्वायर क्या है?
स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो यहाँ पे 5:2 आंसर होगा। ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहले क्या पूछा है, पहले स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 यूनिट्स, सेकंड विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट साइज ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन आर 18 सेंटीमीटर अपार्ट। अब पॉलीगन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अपोजिट साइज ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर हेक्सागन आर 18 सेंटीमीटर अपार्ट, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इट। सो रेगुलर हेक्सागन है यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और जब भी हेक्सागन आए, हेक्सागन हमेशा try to see equilateral triangles, because a regular hexagon is composed of six equilateral triangles. Center जो है, center को connect करो with all the sides, so we'll be getting 6 equilateral triangles. So all sides will be equal. ठीक है, all sides will be equal. Opposite sides यहाँ पे दिया है 18 सेंटीमीटर अपार्ट. Let us assume all sides are equal to a. So these lengths will also be equal to a. ये सारी की सारी लेंथ भी हमारी इक्वल टू a होंगी. क्वेश्चन इज सेइंग ऑपोजिट साइज ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन आर 18 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि डिस्टेंस बेसिकली हमें क्या गिवन है, दिस डिस्टेंस इज गिवन दैट दिस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. ओके, ठीक है. So if this total is 18, so can we say that this length here, half the length will be equal to 9? ठीक है, और in this triangle, this half the length, this will be equal to median या perpendicular है, तो क्या लेंथ होगा, 9 will be equal to a root 3 by 2. By this is the equilateral triangle. With side lengths a, ठीक है, with side lengths a, and this is equal to 9, which is a median also perpendicular. So a root 3 by 2, because equilateral triangle है इसलिए median perpendicular होगा, या perpendicular हमारा median होगा, altitude median होगा. So 9 is equal to a root 3 by 2. So a will be equal to 18 upon root 3. That is equal to 6 root 3. Option A will be the answer. Okay. क्लियर है, एंड दिस इज द डायगोनल ऑल्सो. भाई डायगोनल भी तो यही है, तो दो तरह के डायगोनल बनते हैं हेक्सागन में. वो एक तो हो गया हमारा दैट इज ए रूट 3 by 2 इंटू 2, यानी ए रूट 3 हो गया. दिस डायगोनल इज ए रूट 3, लेंथ इज ए रूट 3. और सेकंड डायगोनल बनता है विच इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल, विच इज इक्वल टू 2a. दिस इज 2a. नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the number of sides of two regular polygons is 2:3, and the ratio of sum of their interior angles is 5:8. So what is the number of sides of the first polygon and the measure of the interior angle in degrees of the second polygon. So in any convex polygon, sum of interior angles is always equal to 2n minus 4. If n is the number of sides, तो 2n minus 4 into 90 degrees. रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, अदरवाइज भी सम तो यही रहेगा. तो 2n minus 4 into 90 डिग्रीज, या फिर कह सकते हो कि n minus 2 into 180 डिग्रीज, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. ओके, सो साइड लेंस का रेशियो गिवन है हमें, दैट इज 2:3, यानी कि n की वैल्यूज गिवन है, n का रेशियो गिवन है 2:3 है. तो पहले वाले केस में लेट अस से एज्यूम करते हैं कि 2k हमारा n का वैल्यू है, सेकंड केस में 3k हो जाएगा. एंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स इज 5:8. पुट कर दो 2k and 3k in place of n. So 2k minus 2 into 180 upon 3k minus 2 into 180 is equal to 5 by 8. 180 तो कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 into 16k minus 16 is equal to 15k minus 10. So k comes out to be equal to 6. And if k is equal to 6, 2k is equal to 12. ठीक है, side number of sides in the first polygon is equal to 12. Option C is the answer. और एक ही ऑप्शन में 12 आ रहा है, तो बाकी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, इतना काफी है. ओके, और क्योंकि 2k 12 है हमारा, 3k will be equal to 18. एंड मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा. अब मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के सम ऑफ एंगल से निकालो, डिवाइड बाई 18 कर दो. ये तो एक अप्रोच हो गया कि 3k minus 2 यानी कि 18 minus 2 16 into 180 डिवाइडेड बाई 18, तो 16 into 10 160 डिग्रीज आ गया. एक ही अप्रोच हो गया. सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है
कि हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन है दैट इज इक्वल टू 18, तो इंस्टेड ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बिकॉज दैट इज मच ईजियर. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाई n, नंबर ऑफ साइड्स. तो नंबर ऑफ साइड्स इज 18, तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 बाई 18 यानी कि 20 डिग्रीज. और इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इन एनी फॉर एनी साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, यानी कि एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा. एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड दैट इज वाई अगर हमारा इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल 120 एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्रीज है तो इंटीरियर एंगल विल बी 160 डिग्रीज. ओके, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की ऐसा जरूरत ही नहीं था. जैसे मैं 2K12 में गया तो एक ही ऑप्शन बचता है उसके बाद, तो कुछ भी और करना जरूरी नहीं है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई. अब एज सच दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पॉलीगॉन, यहाँ पे हमें टोटल पाथ्स निकालने हैं, पर ठीक है इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अभी यहाँ पे कि ए बी सी डी इज अ पेंटागन. देयर आर 5 पाथ्स कनेक्टिंग ए एंड बी, 4 paths connecting B and C, 6 paths connecting C and D, 5 paths connecting D and E, 3 paths connecting E and A. Also 3 paths are connecting A and C. If an ant starts from A and that is always heading towards point C, तो how many different valid routes can it be taking? ठीक है, so 5 between A and B. So from A to B there are 5 paths. From B to C there are 4 paths. From C to D there are 6 paths. From D to E 5 paths. And between E and A there are 3 paths. Additionally, there are also 3 paths between A and C. And question is saying that ant is starting from A and heading towards point C. How many different valid paths it can take? So it can go from A to C. भाई इसको जाना है A से C तक, क्या क्या रूट्स हो सकते हैं? कैन गो वाया B, ठीक है, वाया B जा सकती है या डायरेक्ट जा सकती है बिकॉज डायरेक्ट रूट इज ऑल्सो देयर, और कैन गो वाया E and D. तो दिस route can be one route via B. Second route could be direct route, और third route can be via E and D. ठीक है, सो इन द फर्स्ट रूट कितने वेज होंगे? फर्स्ट रूट ए बी सी, फ्रॉम ए टू बी 5 चॉइसेस, बी से सी तक 4 चॉइसेस, 5 into 4 20 वेज हो जाएंगे. सेकेंड रूट डायरेक्ट ए सी का रूट है, 3 चॉइसेस है, 3 ही वेज है. थर्ड रूट ए ई डी सी, सो ए ई में 3 चॉइसेस हैं, ई डी में 5 चॉइसेस हैं, डी सी में 6, 3 into 5 into 6 90 वेज हो जाएंगे. टोटल वेज आ जाएंगे 20 + 3 + 90 which is equal to 113. Option A will be the answer. Total 113 ways are possible. ठीक है, next question. The ratio of an interior angle to its corresponding exterior angle of a regular polygon is 9:2. If number of sides in the polygon is n, then select the correct option. Ratio of interior angle to corresponding exterior angle of a regular polygon, that is 9:2. और अभी हमने देखा कि sum of इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो सम तो पता है हमें, और रेशियो भी यहाँ पे गिवन है 9:2 है. सो यानी कि सम क्या आ जाएगा 11 यूनिट्स एज पर दिस. सो यहाँ से एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि एक्सटीरियर एंगल पे चीज़ें आसान है. तो 660 बाई n इज वैल्यू ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल एंड दैट इज इक्वल टू एक एंगल की वैल्यू क्या आ रहा है 11 यूनिट्स, हमारी 180 डिग्रीज है, 1 यूनिट क्या आ जाएगा 180 बाई 11, एंड एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है 2 यूनिट्स विच इज इक्वल टू 360 बाई 11. सो क्लियरली n इज इक्वल टू 11. चेक कर लो n क्या इवन है, नहीं है, इवन तो नहीं है, n एक ऑड वैल्यू है. और इसके बाद में n स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज अ ऑड नेचुरल नंबर, करेक्ट है, बिकॉज n स्क्वायर होगा 121 माइनस 100. यस, दिस इज अ ऑड नेचुरल नंबर. प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है कि इसमें 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट हो रहे हैं. ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है. n स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज एन ऑड नेचुरल नंबर. ठीक है, सो बी और डी दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट. ओके, अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन मान लो फॉर एग्जाम्पल दिस वाज, अगर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है n की वैल्यू पे, तब यहाँ पे हम क्या दिमाग लगाते हैं? ठीक है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, हालांकि फिर भी गड़बड़ ये कर दिया उन्होंने, बी और डी 2 ऑप्शन करेक्ट दे दिए. अदरवाइज लॉजिकली सोचो, क्या ऑप्शन सी हमारा कभी भी करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन सी क्या है? n स्क्वायर माइनस n इज अ ऑड नेचुरल नंबर. कैन n स्क्वायर माइनस n बी ऑड फॉर एनी वैल्यू ऑफ n? बिकॉज n स्क्वायर माइनस n है क्या? दिस इज बेसिकली n इंटू n माइनस 1.
सो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स, तो एक ऑड होगा एक इवन होगा, तो प्रोडक्ट हमारा हमेशा ही इवन आएगा. सो दिस कैन नेवर बी करेक्ट, तो ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता. ठीक है, ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता. और अगर इसके बाद भी बी और डी ऑप्शन दिए होते तो एज पर द लॉजिक ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए था, बिकॉज बी और डी तो साथ में करेक्ट होंगे, या तो साथ में करेक्ट होंगे या तो साथ में इनकरेक्ट होंगे, इजंट इट सो. और एक साथ दोनों ऑप्शन करेक्ट होने नहीं चाहिए थे लॉजिकली. सो बट दिया है इन्होंने. एनीवे, सो अगर लॉजिकली देखते तो यहाँ पे ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो रहा था. ठीक है, और बी और डी भी एलिमिनेट हो जा रहे थे, और वो प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि एक्चुअल में आंसर एन इज इक्वल 11 आ रहा है, और क्वेश्चन ही ऑप्शन सी इन्होंने करेक्ट सेट किया. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. What is the sum of vertex angles in degrees of a 9 pointed star? अब स्टार के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए देख लिया 2n-4 इंटू 90 डिग्रीज या फिर n-2 इंटू 180 डिग्रीज. ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें तो फॉर अ पॉलीगॉन द फॉर्मूला इज n-2 इंटू 180 डिग्रीज. इंस्टेड दैट फॉर अ स्टार इज n-4 इंटू 180 डिग्रीज. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है. तो फॉर 9 पॉइंटेड स्टार दिस विल बी n इज इक्वल टू 9, तो 9-4 इंटू 180 विच इज इक्वल टू 900 डिग्रीज. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ओके, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. सो दीज आर द क्वेश्चन इन दिस सेशन. आई बिलीव जो भी मैंने डिस्कस किया वो सारी बातें समझ में आई. किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना. अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना. साथ में चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना. यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYKT, और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो. मैथोलॉजिकल ऑल्सो. दैट्स ऑल. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.